नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वक्त है 5 बजे का और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रोज की तरह ही आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाई देंगी। ये तस्वीरें होंगी दिन भर की 5 बड़े शहरों से 5 खबरों की। पहली खबर होगी माफिया डॉन अतीक की साबरमती टू प्रयागराज यात्रा से जुड़ी हुई। दूसरी खबर होगी अपनी ही सरकार के खिलाफ मौन सत्याग्रह पर बैठे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान कांग्रेस के अंतर्कलह की। तीसरी खबर होगी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सामने पेशी और घंटों हुई पूछताछ की। चौथी खबर में बात करेंगे झारखंड के रांची में प्रदर्शन पर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की। पांचवी खबर होगी आज से शुरू हुए यूपी के निकाय चुनावों के नामांकन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस अतीक को लेकर रवाना हो गई है। अतीक अहमद को लाने के लिए जो पुलिस टीम गुजरात भेजी गई है उसमें एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर के साथ ही 30 कांस्टेबल हैं। दरअसल अब अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रयागराज की जाफरी कॉलोनी निवासी साबिर की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद, उसके पुत्र अली असलम मंत्री, असद कालिया, शकील शाकिर, सबी अब्बास, फैजान को 1 करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमला और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेल में साजिश नामी अफान महमूद मौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से अतीक अहमद को लाया जा रहा है साबरमती की जेल से प्रयागराज की तरफ और दरअसल बी वारंट पुलिस ने जारी किया है अतीक अहमद के खिलाफ और इस बी वारंट के तहत अतीक अहमद को लाया जा रहा है गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज। वाया सड़क ये काफिला आ रहा है। इस जो वैन आपको दिखा रहे हैं, इस वैन में अतीक अहमद कैद है। हालांकि अतीक अहमद वैन में जाने से पहले तिलमिला रहा था, डर रहा था, उसके अंदर भय व्याप्त था और कह रहा था कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो सकती थी। इस तरह की बात अतीक अहमद के द्वारा कही गई। चलिए शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। शुएब, क्या अपडेट? अतीक को लेकर काफिला जो है वो अब निकल चुका है पुलिस का। बिल्कुल, गुजरात की साबरमती जेल से जो अतीक का काफिला है वो निकल चुका है। हालांकि इस बार काफी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि जो पुरानी टीम है उसी पर भरोसा जताया गया। पिछले 16 दिन पहले जब अतीक अहमद को जो उमेशपाल के अपहरण के मामले में कोर्ट पे फैसला आना था उसको लेकर के यहाँ ले आया गया था, लेकिन अब 16 दिन बाद जब फिर एक बार से लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस चर्चाओं का बाजार कम है। तमाम तरह की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। पुलिस की टीम साथ में उनकी चल रही है। एक क्लास 1 ऑफिसर इस पूरे मामले में टीम को लीड कर रहा है। दरअसल वारंट बी के तहत अतीक अहमद को यहाँ ले आया जा रहा है। यहाँ पर कोर्ट में पेश करके पुलिस दरअसल इनको रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट पे पेश करेगी, जहाँ से अगर इनकी रिमांड मंजूर होती है तो फिर इनसे उमेशपाल हत्या से जुड़े तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। और जो उम्मीद की जा रही है कि कल जब अतीक यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से ही रिमांड की डिमांड की जाएगी और रिमांड अगर मंजूर होती है तो फिर अतीक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और जो उमेशपाल से जुड़े कई सवाल हैं जो तमाम लोगों के जहन में भी घूम रहे हैं, पुलिस ने भी उसकी तैयारी की है, उसके जवाब अतीक से तलाशने की कोशिश करेंगे। जी शुएब, काफ़ी समय से आप प्रयागराज कवर कर रहे हैं। आपकी अच्छी पकड़ है प्रयागराज की लोकल बॉडीज़ में, वहाँ के प्रशासन में। पुलिसिया सोर्स प्रयागराज आपके शुएब क्या कह रहे हैं प्रयागराज के? अतीक को किस रणनीति के तहत ले जाया जा रहा है वापस साबरमती से प्रयागराज, और क्या वाकई में इतना ज़रूरी था? क्योंकि अतीक अहमद खुद कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं दरअसल उसके लिए प्रयागराज की जो सीजेएम कोर्ट है वहां पर भी कोशिश की अतीक ने। उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे पूछताछ की जाए, इतनी दूर से यात्रा न करी जाए। तबीयत का हवाला दिया कि उसे कई तरह की परेशानी और बीमारी है, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को नहीं माना और कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया और पुलिस को इसका अधिकार दिया है कि वो
ले आकर के कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले, जो भी आगे इसकी कार्रवाई करना है। तो कहीं ना कहीं रणनीति साफ है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें जिस तरह से अतीक और उसके परिवार के कुछ लोगों के साथी शूटर्स के जो लिंक मिले हैं, जो सीसीटीवी सामने आया है, उससे एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी चुनौती थी, कानून व्यवस्था पर भी बहुत सवाल उठे और ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर एक दबाव है। और इसी रणनीति के तहत इस बार पूरी तरीके से न सिर्फ कानूनी घेराबंदी के जरिए बल्कि तमाम तरह की जो पुलिस है वो हथकंडे अपना रही है। हालांकि ये बात सही है कि पुलिस सीधे तौर पर न ही अभी शूटर्स को पकड़ पाई है, न ही अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम है, उन्हें पकड़ पाई है। तो इसका दबाव जरूर उनमें है, लेकिन अतीक और अशरफ जो कि इस पूरे एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं, अतीक और अशरफ पर सीधा आरोप लगाया है उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने। तो ऐसे में अतीक अशरफ चूंकि जेल में है तो उन्हें जेल से ले आकर के पूछताछ करने की रणनीति है। अशरफ को भी लाने की लगातार कोशिश हुई थी, अभी तक कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब जिस तरह से अतीक को लाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में अशरफ जो इसका भाई बरेली जेल में बंद है उसको भी ले आया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगर दोनों का रिमांड हुआ तो दोनों का आमना सामना भी कराया जा सकता है। नहीं, क्या लग रहा है, मतलब संकेत क्या है, क्या संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या अतीक के ऊपर? बिल्कुल, इस बार ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जबरदस्त रणनीति जो है प्रशासनिक और पुलिस की टीम अपना रही है, कानूनी शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि अब तक अतीक के परिवार का शायद ही कोई सदस्य हो जो कानूनी, लेकिन इशारों में आपने शोएब काफी कुछ बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पिछली बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार की घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर अनशन पर बैठे हैं। एआईसीसी प्रभारी की ओर से उनके इस कदम को पार्टी विरोधी करार दिए जाने पर स्ट्रेटजी में बदलाव कर बैनर, पोस्टर और सिर्फ महात्मा गांधी का चित्र और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन का नारा दिया गया। कांग्रेस हाईकमान गांधी परिवार और पंजे के निशान को भी पायलट ने अपने बैनर में जगह नहीं दी। देशभक्ति गीतों पर अनशन के दौरान पायलट ने मौन व्रत भी धारण कर लिया और मीडिया के सवालों से बच गए। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर कई गंभीर आरोप अपनी ही कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार पर लगाए। इस अनशन और मौन व्रत के जरिए पायलट ने एक साथ कई मैसेज प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी और अन्य सियासी दलों में भी दे दिए। तो आज अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं सचिन पायलट ज्योतिबाई फुले की इस जयंती पर, और तमाम आरोप लगाए वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग कही और कही कि जो हमने अब वादा किया था प्रदेश की जनता से, उस वादे पे हमें खरा उतरना है। नितिन चौधरी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। नितिन, सचिन पायलट का ये जो राजस्थान के जयपुर में धरना, इसके किस तरह से सियासी मायने निकाले जाएं और कहें कि कुछ ही चंद महीने रह गए हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए, तो सियासी नफा नुकसान किसे किसे होता नजर आ रहा है? जी देखिए शिवम, बिल्कुल आज कांग्रेस के नेता और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान के अंदर जो है अनशन पर बैठ गए। उन्होंने जो है काफ़ी आरोप लगाए हैं वसुंधरा राजे की जो सरकार थी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने कहा कि करप्शन को लेकर भी जिस तरीके से अनशन इनाम जारी किया गया था कि आखिरकार सीबीआई से वसुंधरा राजे की जो जाँच है वो कराई जाए। लेकिन पहली बात यह है कि उस तरीके से जो हाईकमान ने उन्हें जो नोटिस दिया था कि कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट जो है अनशन नहीं करेंगे, तो उसको देखते हुए उन्होंने जो है तमाम मुद्दे को देखते हुए करते हुए तो उन्होंने जो अनशन है वो अपना शुरू कर दिया था। लेकिन अब अनशन की बात की जाए तो अनशन में उन्होंने वसुंधरा राजे पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की उस समय जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर इतना करप्शन हुआ, इतना जो है घोटाले हुए, उन घोटालों की जांच कराई जाए। उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार जब आई थी तो उन्होंने साफ यही कहा है कि इस तरीके से जो भ्रष्टाचार और जो घोटाले उस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनकी जो सीबीआई जाँच कराई जाएगी। उन्होंने नीरव मोदी को लेकर भी उसमें जो है आंदोलन किया कि उस पर भी जाँच कराने की जो बात थी वो होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब अनशन शुरू कर दिया था तो अनशन जो है अभी फिलहाल के लिए ख़त्म कर दिया गया। सुबह 4:30 बजे जो अनशन है वो ख़त्म कर दिया था। उन्होंने प्रसाद खा के वो अनशन ख़त्म किया। उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे हाईकमान से पूरी तरीके से विश्वास है, उस पर जांच कराई जाएगी वसुंधरा राजे सरकार पे, और वसुंधरा के खिलाफ सीबीआई की जांच जो सचिन पायलट कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता के तक जो मैसेज है वो मैसेज जाएगा कि आखिरकार सरकार जो है घोटालों की जाँच कराए, क्योंकि उस पर जो है उन्होंने अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। अशोक गहलोत पर भी यही निशाना साधा। जब
जब अशोक गहलोत और उनके साथ में तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो राज्यपाल से भी मिले थे वहाँ आके, तो उन्होंने यही बात कही थी, उन्होंने लेटर लिख के भी यही बात कही कि मेरा उस पर जो है वसुंधरा राजे की जो मुख्यमंत्री रही थी राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो है सीबीआई की जाँच कराई जाए कि आखिरकार उस पर जो है जाँच होनी चाहिए, और साथ ही वसुंधरा राजे के खिलाफ सीबीआई जाँच करने की मांग कर रहे हैं जी। लेकिन मैं समझना ये चाहूँगा नितिन, क्या राजस्थान कांग्रेस की सेहत के लिहाज से ये अनशन बेनिफिशियल था या इससे नुकसान ही होगा? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है नुकसान की बात है, क्योंकि पहले सचिन पायलट ने जो है जनसभाओं को संबोधित किया था, उस समय अशोक गहलोत के खिलाफ जो है सचिन पायलट चल रहे थे, अशोक गहलोत के खिलाफ भी उन्होंने जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन किए तमाम, चाहे वो किसानों की बातों को उठाने की बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था कि आखिरकार कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई थी, तो सचिन पायलट जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जो अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जो है एक साथ खड़ा किया था, लेकिन उसी के बाद ही जब से ये मामला जो गमराता हुआ नजर आ रहा है और गुमराह किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि आखिरकार मेरे को जो है तवज्जो भी नहीं दी जा रही कांग्रेस पार्टी के अंदर। खुद सचिन पायलट ये बात कहते आए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, सचिन पायलट कांग्रेस से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं वसुंधरा राजे की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े घोटाले हुए थे, तो उस समय अशोक गहलोत के साथ और सचिन पायलट जो है प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के राजस्थान में। सचिन पायलट के नितिन इस अनशन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान को किसी ने लूटा है तो वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी ने लूटा है। ये बात कही है विनय मिश्रा ने। तो इससे संकेत और संदेश क्या दिख रहे हैं? क्योंकि बगावती तेवर सचिन पायलट के काफी लंबे समय से, जब से डिप्टी सीएम वो नहीं रहे तब से, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर देना, तो ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की फिजाओं में बहारें बदलने वाली हों? देखिए बिल्कुल शिवम, इस तरीके भी जो सामने आए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं वहाँ पर, तो उन्होंने का भी जो समर्थन था इस पे दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सरकार उस समय थी राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जो घोटाले करें, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाँच कराने की जो मांग सचिन पायलट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अशोक गहलोत के साथ ही उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत को ये जाँच कराई जाए, क्योंकि उस समय से जो है सचिन पायलट के जो तेवर हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं इस चीज़ में कि सचिन पायलट पहले से ये बात कह चुके हैं, जब से डिप्टी सीएम हटे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने जो कहा है कि पहले अशोक गहलोत की जो गाड़ी उस गेट नंबर 1 से निकलती थी, तो अशोक गहलोत की गाड़ी 1 नंबर गेट से निकलती थी, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट को दूसरे गेट से एंट्री होती थी। ये शिकायत भी उन्होंने जो है औला कमान कांग्रेस से की थी। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से इस बात की शिकायत की थी कि मेरी जो गाड़ी है मेरे को तवज्जो जो दी जाती है। राजस्थान के जो नए नवेले प्रभारी बनाए गए हैं, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रंधावा साहब, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ है। कभी भी सचिन पायलट ने हमसे बात नहीं की इस पूरे मामले को लेकर। पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए, ये पार्टी गाइडलाइन के अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है, विपरीत है। देखिए बिल्कुल शिवम, इस चीज़ की बात सचिन पायलट लगातार औला कमान से कर रहे हैं, हाई कमान से ये बातें कर रहे हैं कि मेरे को जो है तवज्जो नहीं दी जा रही। खुद सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस बात की शिकायत की थी कि मेरे को राजस्थान के अंदर जो इस तरीके की तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि डिप्टी सीएम थे उस समय, वो बात जो दोनों की आपस में टकराव चल रही थी। पहले मुख्यमंत्री के लिए जो नाम जो सबसे पहले सामने आ रहा था वो सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा था, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट जो है कुछ दिन उप मुख्यमंत्री रहे थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट ने जो तमाम पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो लोग हैं, मैं आखिरकार विधायक हूं और विधायक की तरह यहाँ पर काम करूंगा, जनता के बीच में लगातार सचिन पायलट अपना जनसंपर्क साध रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो हाथ जोड़ो यात्रा से अलग हटके उन्होंने जो है किसानों को मुद्दे को उठाया था, लोगों को जनसभाएं संबोधित करी थी, किसानों को संबोधित कर रहे थे कि आखिरकार इस तरीके की जो घटनाएं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मंगलवार को रांची में सचिवालय का घेराव करने बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के लगाए गए कई बैरिकेड्स को सचिवालय के घेराव के दौरान ही तोड़ दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर खाली बोतलें फेंकी। तो बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया है, सचिवालय कूच किया गया था आज हेमंत सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ। और आज 11 तारीख आज के दिन मुकर्रर किया गया था सचिवालय कूच के लिए। और तमाम प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे इस प्रदर्शन के लिए। लेकिन सचिवालय बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस की
ताबड़तोड़ लाठियां उन पर टूट पड़ी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से रोष में है बीजेपी कार्यकर्ता और कमल का झंडा लेकर, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। और इसी दौरान ये जमकर लाठी चार्ज यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर हुआ। राहुल शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, ये प्रदर्शन जो हुआ, लग रहा है कि हेमंत सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा राहुल कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं पर लाठीचार्ज कराया, जो 1932 के खतियान को लेकर और नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर थे। और आज विपक्ष पर ये लाठीचार्ज, इसके संकेत, संदेश और मायने क्या है राहुल, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में इस वक्त सरकार बनाम विपक्ष चल रहा है। और चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ फैसले हों, चाहे वहाँ केंद्र की तरफ से तैनात किए गए महामहिम राज्यपाल के कुछ फैसलों की बात हो, उनको लेकर अक्सर तनातनी सत्ता और विपक्ष के बीच चलती रहती है। और इसके साथ ही बीजेपी भी अलग अलग मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कवायद में जुटी रहती है। और आज भी ऐसा ही हुआ। कुछ बीजेपी की बड़ी मांगें थीं जिनको लेकर वो हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन कर रही थी, बल्कि सचिवालय का घेराव करने के लिए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ कूच कर गए थे। उन्हें रोकने के लिए खासी तादाद में पुलिस बल लगाया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे। लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर जो जगह उन्हें रोकने के लिए तय की गई थी उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वहाँ मौजूद पुलिस ने न सिर्फ लाठी चार्ज किया, बल्कि आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, जबकि बताया ये जा रहा है, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बोतलें, कांच की बोतलें उन पर फेंकी गई, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा एक बार दर्शकों के लिहाज से, आप राहुल बताएं कि 1932 के कथ्यान को लागू करने में सरकार विफल साबित हो रही है, नियोजन नीति को लेकर सरकार का फेलियर बार बार साबित हो रहा है, और उसी को लेकर युवा हो या विपक्ष हो वो सरकार पर आक्रामक है। तो टेक्निकल क्या ऐसी उलझन आ रही है जो सरकार इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रही पूरे प्रदेश में चाहते हुए भी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड की सोरेन सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर पूरे सूबे में खासा रोष है। चाहे वो नियोजन नीति का मामला हो, उसको लेकर पिछले दिनों आपने देखा भी था कि छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों के पर भी पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिली थी। ठीक वही हालात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ है। हालांकि पुलिस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर कांच की बोतलें फेंकी, जिससे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए और उन्हें रोकने की कोशिश शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी बल का प्रयोग किए करने की गई थी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को ये देखना होगा, ये तय करना होगा, ये समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसके फैसलों से न सिर्फ विपक्ष बल्कि छात्र भी और बेरोजगार भी, वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां ज़रूर हैं और उन खामियों की पड़ताल करनी होगी, उन पर मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। और ऐसा अगर हेमंत सोरेन सरकार करती है तो जो हालात झारखंड के हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों के हैं, उनमें सुधार हो सकता है और निश्चित तौर पर जो खराब माहौल झारखंड का है उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम सारी जानकारी के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को अपने पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए। तेजस्वी सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई घंटे पूछताछ हुई। इससे पहले सीबीआई ने 25 मार्च को तेजस्वी से पूछताछ की थी और उसी दिन उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से भी ईडी ने पूछताछ की थी। मार्च में ईडी ने रिकॉर्ड में कहा था कि 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलो सोने के आभूषण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज
विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर दिल्ली, मुंबई, पटना और रांची में 24 स्थानों पर मारे गए छापे के दौरान बरामद किए गए हैं। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए। आज पहली मर्तबा था जब ईडी ने समन भेजा था तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए। तो आज 11 बजे ईडी दफ्तर पेश हुए तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, और कई घंटे तक ये पूछताछ चली ईडी की। नितिन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, आज फिर पूछताछ हुई, हालांकि इससे पहले 25 तारीख को सीबीआई ने पूछताछ की थी और आज ईडी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर। कौन से वो आरोप है जिनको लेकर ईडी की टीम लगातार शिकंजा कसती जा रही है और उन आरोपों का आधार क्या है? क्या कुछ सवाल जवाब हुए, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, बिल्कुल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव आज जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वो सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में जो है इन पर जांच चल रही है। सीबीआई उस मामले की जांच पूरी तरीके से कर रही है, क्योंकि पहले लालू प्रसाद यादव से पूछ चुकी है, लेकिन उसके बाद जो उनकी बहन है राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उनसे भी पूछताछ की गई। उसके बाद ईडी ने जो है राबड़ी देवी से भी पूछताछ की। आज सम्मन जो भेजा गया था वो खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए भेजा गया था। उन्हें जो आज ईडी के दफ्तर में पेश कराया गया। तो पेश होने के बाद उन्होंने अपने सवाल जवाब रखे। ईडी ने जो से सवालों पे बात की तो तेजस्वी यादव ने वो सवालों का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद बता दें कि उसी में जो है तेजस्वी के मामले में जो है हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया कि तेजस्वी यादव को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसके अनुसंधान दौरान पूछताछ की जाएगी। तेजस्वी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी समक्ष पेश होने की बात यहाँ पर की है, लेकिन उसके बाद जब आज उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद जो है तेजस्वी यादव वहाँ से जो है तुरंत बिहार के लिए रवाना हो गए। उनका कहना था कि मेरे को कुछ बैठकें करनी है, सांसदों के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठक करनी है, लेकिन ईडी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव और उसके जो परिवार वाले लोग हैं उनकी मुसीबतें पहले से कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में ईडी जो है पूरे सवाल जवाब कर रही है। पहले उनको जो है 11 बजे का जो समय दिया था कि 11 बजे वो जो है पेश होंगे। पेश होने के बाद ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहाँ पहुंचे, तो तेजस्वी यादव जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे 11 बजे, लेकिन उसी के बाद ईडी ने जब पूछताछ की तो पूछताछ होने के बाद ही जो है वहाँ दफ्तर से उन्हें बताया गया कि आप निकलने का जो समय था वो निकल गए। लेकिन उसी के बाद ईडी जब वो बोला कि 25 मार्च को फिर उनको दोबारा से पेशी की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं यूपी से खबर, जहां निकाय चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन मंगलवार से यानी कि आज से शुरू हुआ। भले ये प्रक्रिया शुरू हो गई हो, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। पहले चरण के लिए 4 मई को लखनऊ, प्रयागराज समेत 9 मंडलों में 47 जिलों में नगरीय निकायों के लिए वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। 16 अप्रैल को रविवार को नामांकन किया जा सकेगा। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 20 अप्रैल को नाम वापसी की जा सकेगी। 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रियम पाठक जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रियम, निकाय का नगाड़ा शुरू हो गया है। पहला आज नामांकन का शुरुआत थी नामांकन की। हालांकि अभी तक अपने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान नहीं किया है, पार्टीज ने पिटारा नहीं खोला है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर अगर जानना चाहें आपसे तो क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं निकाय को लेकर, और किस तरह की है तैयारी, और किन किन ने बांध रखी है कमर की पेटी? अब जिस तरीके से तारीखों की घोषणा हो चुकी है, आधिकारिक रूप से निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कह सकते हैं साफ तौर पर अब चुनाव का बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से सक्रिय हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। समीकरण जो साधे गए हैं अब उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर जो आजमाइश का दौर जो है वो इस समय चल रहा है प्रदेश के अंदर। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, वो अपनी अपनी जो आजमाइश करने में लगी हुई है। और उनके साथ में कहीं ना कहीं जो छोटे दल, चाहे वो बसपा हो, चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, वो भी अपनी जो आजमाइश कर रही हैं और 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी जमीन का विस्तार करने में लगी हुई हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार वो पार्टियां भी कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर मैदान में नजर आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जो चुनाव है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो,
सभी चुनाव जो है वो लड़ेगी उनकी पार्टी, सभी जो है सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। इसके अलावा कल ओम प्रकाश राजभर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपने प्रत्याशियों के नामों की जो सूची है उसको जारी करेंगे। इसी तरीके से जो अन्य दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। फिलहाल अगर इसके अलावा अन्य जो मुख्य राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी चाहे सपा हो, वो भी लगातार इस बात को लेकर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए और जो चुनावी नतीजे हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए। सभी जो राजनीतिक दल हैं वो मतदाताओं को साधने का प्रयास करें और एक दूसरे के जो खेमे के मतदाता कहे जाते हैं उनको किस तरीके से अपने खेमे में लाया जाए ताकि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में, तो इसको लेकर भी जोर आजमाइश चल रही है। हालांकि अभी देखें, इसीलिए शायद किसी भी पार्टी की तरफ से जो है आधिकारिक रूप से अभी प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो नहीं की गई है। खबरें हैं कि 90% लोगों का टिकट काट रही है बीजेपी, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हमने कल सुना, उन्होंने कहा कि टिकट बांटने को लेकर परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जिताऊ को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पार्टी के अपने इंटरनल सर्वे होते हैं, अपने इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं और जो समीकरण होते हैं उसके आधार पे ही हर बार प्रत्याशियों का निर्धारण जो है वो किया जाता है। लेकिन इस बार क्या समीकरण रहे, किन आधार पर प्रत्याशियों का जो चयन है वो होगा, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन मार्क है इन सभी चीजों के आगे, क्योंकि अभी बीजेपी ने अभी कोई भी सूची जो है वो अपने प्रत्याशियों की जारी नहीं करी है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या उसकी रणनीति है, वो कहीं से भी लीक नहीं होती है, वो कहीं से भी उसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाती है। कयास जरूर लगाए जाते हैं लेकिन अक्सर हमको बहुत देखने को शुक्रिया मिला आपका है। प्रियम, तो हम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उसी के साथ हमारे इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।